हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, वेलकम। मैं सूरज शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी हंट परिवार में। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है मोशन। टॉपिक का नाम क्या है बेटा? टॉपिक का नाम है आपका मोशन। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं ये किन किन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्लास 9th के लिए इंपॉर्टेंट है और ये 9th का टॉपिक है, लेकिन इस सीरीज में हम क्लास 11th की भी मैक्सिमम चीजें कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको मैं लेकर जाऊंगा आपको नेशनल साइंस ओलंपियाड के लेवल तक लेकर जाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? मोशन। सबसे पहले जानेंगे ये मोशन होता क्या है, क्या होता है ये मोशन। जैसे मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है, यहां से इसकी जर्नी स्टार्ट हो रही है और जहां से जर्नी स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। क्या बोलते हैं बेटा? इनिशियल पोजीशन। क्या बोलते हैं? इनिशियल पोजीशन। अब जैसे मान लीजिए कि ये पार्टिकल ऐसे गया, ऐसे ऐसे गया, मान लो यहां फिर आ गया, अब फाइनली यहाँ पे रुक गया। तो जहां पे रुक जाता है उस पोजीशन को बोलते हैं फाइनल पोजीशन। क्या बोलते हैं? फाइनल पोजीशन। तो जब पार्टिकल ये इस रास्ते से ऐसे ऐसे होते गया, तो जब पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो क्या कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, जाहिर सी बात है, बिना टाइम तो कुछ होगा ही नहीं। तो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, जब भी कोई पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या बोलते हैं? मोशन। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ से यहाँ आ गया, वो मेरा इनिशियल पोजीशन था, अब ये मेरा क्या हो गया? फाइनल पोजीशन। तो क्या पोजीशन चेंज हुआ? हाँ, पोजीशन चेंज हुआ। पोजीशन चेंज होने में कोई ना कोई टाइम लगा? हाँ, लगा। तो जब भी कोई पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या बोलते हैं? मोशन। एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम, यहाँ पे एक वर्ड क्या आ गया? वर्ड आ गया आपका फ्रेम। ये फ्रेम क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। फ्रेम क्या होता है? जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ से बोलूंगा कि यहाँ से दिल्ली कितना किलोमीटर है। कोई मान ली कोई मुझसे कोई पर्सन पूछ रहा है कि दिल्ली यहाँ से कितना किलोमीटर है, मैं बोलूंगा कि दिल्ली यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। कोई मैं फोन करके अपने फ्रेंड से पूछता हूँ, आप बताइए कि दिल्ली कितना दूर है, वो बोल रहा है कि दिल्ली 1200 किलोमीटर दूर है। तो कौन सही है? दोनों सही है। यहाँ से दिल्ली 150 किलोमीटर दूर है, मेरा फ्रेंड जहां से होगा वहां से दिल्ली 1200 किलोमीटर दूर होगा। तो सिचुएशन जहां से ऑब्जर्व किया जाता है उस पोजीशन को क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं यहां बैठा हूं तो मेरे लिए ये पोजीशन क्या हो जाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बात समझ में आया? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया मोशन क्या होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या बोलते हैं? मोशन। या फिर जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम, इसको क्या बोलते हैं? मोशन। डेफिनेशन की बात करते हैं। when any object changes its position with respect to time या फिर frame is known as, इसको क्या बोलते हैं? मोशन। तो बच्चों आशा करता हूं कि यहां तक आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि मोशन होता क्या है, और जो भी है आपके डेफिनेशन क्लियर हो चुके हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर हम बात करें मोशन की, तो मोशन को क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट्स में। सबसे पहला हमारा है बेटा 1D, सेकंड क्या है बेटा 2D, और थर्ड हमारा क्या है 3D। यहाँ डी माने क्या हो जाएगा? डायमेंशन। डी माने क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 डायमेंशनल मोशन। क्या है बेटा? 1 डायमेंशनल मोशन। ये 1 डायमेंशनल मोशन होता क्या है? आइए जानते हैं क्या होता है ये 1 डायमेंशनल मोशन। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए स्ट्रेट पाथ, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, तो इस टाइप की मोशन को क्या बोलेंगे? 1 डायमेंशनल मोशन। अगर वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो क्या बोलेंगे बेटा? 1 डायमेंशनल मोशन। फिर 2 डायमेंशनल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा व्हेन एनी
ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए कर्व पाथ। पाथ कैसा होना चाहिए? कर्व पाथ। अगर कोई भी पार्टिकल अगर कर्व पाथ पे मूव कर रहा है, कर्व पाथ पे मूव कर रहा है इन सिंगल प्लेन, कंडीशन क्या होनी चाहिए? इन सिंगल प्लेन। अगर कोई भी पार्टिकल कर्व पाथ पे सिंगल प्लेन में मूव कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? टू डायमेंशनल मोशन। इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे आपका सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन क्या हो जाएगा? आपका टू डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। अगर हम बात करें प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसे क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हो जाएगा? आपको टू डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। और इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे आपका फिलहाल आप इतना समझिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कर्व पाथ में मूव कर रहा है, सिंगल प्लेन में मूव कर रहा है तो इसे क्या बोलेंगे? टू डायमेंशनल मोशन। चलिए देखते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है। तो ये हो जाएगा व्हेन एनी object moves when any object moves in multiple plane। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मल्टीपल प्लेन में मूव करता है तो इसको क्या बोलेंगे? थ्री डायमेंशन। ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, ये आपका कर्व भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, प्लेन छोड़ दिया, यहां तक ये इसी प्लेन में मूव कर रहा था, यहां पे इसने प्लेन छोड़ दिया, फिर मान लीजिए सीधा चला गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 3D। और जैसे ऐसे गया, ऐसे मूव कर रहा है, पता नहीं कैसे मूव कर रहा है, प्लेन छोड़ दिया, अब ये इधर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका 3D। एक बार मैं फिर से रिवाइज कराता हूं आपको। वन डायमेंशन माने स्ट्रेट पाथ। वन डायमेंशन माने क्या हो जाएगा? स्ट्रेट पाथ। और आपका ये टू डायमेंशन क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कर्व लाइन। कैसा हो जाएगा? आपका कर्व होगा, कर्व पाथ होगा, सिंगल प्लेन में होगा। अगर थ्री डायमेंशन की बात करें, अगर आपका जो मोशन है ये मल्टीपल प्लेन में हो गया, ये आपका स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, ये आपका कर्व लाइन भी हो सकता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा थ्री डायमेंशनल मोशन। शायद यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए आगे बात करते हैं। अब अगर हम बात करें, कुछ बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जानेंगे फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटीज की, तो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आप बाइक चलाते हैं, क्या चलाते हैं? बाइक चलाते हैं, तो बाइक में जो आपका स्पीडोमीटर होता है, क्या वो स्पीड बताता है 10 मीटर पर सेकंड या 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बताता है? तो स्पीडोमीटर स्पीड जो हो गया वो आपका क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। आपके बाइक में क्या ऑडोमीटर डिस्टेंस बताता है, तो डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। क्या आपका जो थर्मामीटर है वो टेम्परेचर बताता है? बिल्कुल बताता है, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। क्या आपकी जो वेगिंग मशीन है, क्या वो वेट बताता है? हाँ बताता है, तो वेट हमारा क्या हो जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? ऐसी चीज जिसको इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जा सकता है, वो सभी क्वांटिटी जिसको इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जा सकता है, इसको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे गुस्सा आ रहा है कि मैं आपको एक थप्पड़ लगा दूं। अब क्या आप मेरे गुस्से को मेजर कर सकते हैं? नहीं सर, गुस्से को तो मेजर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब जो मेरा एंग्री है वो एंग्री फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। इट मींस जो फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, आप इसको मेजर नहीं कर सकते। इसका मतलब जो इमोशन हो गया, फीलिंग हो गया, ये फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में नहीं आता है। जिसको आप इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं वही उसी को फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में रखेंगे। चलिए आइए डेफिनेशन की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा? दोज quantity which we can measure with an instrument is known as physical quantity।
जिसको हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं इसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखेंगे PQ। क्या लिखेंगे बेटा, PQ। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लिखेंगे PQ। चलिए इसके कैटेगरी को देखते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज के कैटेगरी को देखते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं स्केलर। क्या बोलेंगे, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड क्या है, ये आपका हमारा है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। और जो थर्ड है लास्ट, ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा है टेंसर PQ। फिजिकल क्वांटिटी को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है बेटा। हमारा पहला क्या है, स्केलर। सेकंड क्या है, वेक्टर। थर्ड क्या है, टेंसर। आइए जानते हैं एक एक के बारे में। स्केलर क्या होता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। Those physical quantities which have only magnitude, इसके पास क्या हो, ओनली मैग्नीट्यूड। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है इसको क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड मिल गया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे मैं बात करूं, ये मेरा मार्कर है, ये मेरा हमारा पेंसिल है। इस पेंसिल का जो लेंथ है ये मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है। कितना बेटा, 6 सेंटीमीटर। तो ये जो 6 सेंटीमीटर है ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड। इसके एग्जाम्पल की आइए बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा डिस्टेंस। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। और क्या हो जाएगा, स्पीड। और क्या हो जाएगा, वर्क। और क्या हो जाएगा, प्रेशर। और क्या हो जाएगा, मास। और क्या हो जाएगा, टाइम, एक्सेट्रा। और एक्सेट्रा हमारे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। आइए बात करते हैं वेक्टर की। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव magnitude as well as direction and follow vector law of addition। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वो वेक्टर लॉ को फॉलो करते हैं उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में क्या होता है बेटा, वेक्टर में आपका मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में आपका मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है और क्या करता है, ये वेक्टर लॉ को फॉलो भी करता है। टेंसर की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, दोज फिजिकल quantity which have magnitude as well as direction but do not follow vector law of addition। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो लेकिन वेक्टर लॉ को फॉलो ना करे तो क्या बोलेंगे, टेंसर। अगर वेक्टर लॉ को फॉलो करेगा तो क्या हो जाएगा, वेक्टर। वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, टेंसर। भाई इसमें कोई लफड़ा नहीं है, इसमें कोई भी लफड़ा नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन का कोई लफड़ा नहीं है तो क्या हो जाएगा, स्केलर। वेक्टर टेंसर में क्या है, दोनों में मैग्नीट्यूड होता है, दोनों में डायरेक्शन होता है, लेकिन अगर वेक्टर लॉ को फॉलो करेगा तो क्या हो जाएगा, वेक्टर। अगर वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, टेंसर। चलिए आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहला हो जाएगा हमारा प्यारा सा डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी। अभी ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ एग्जांपल की बात करते हैं। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन, क्या हो जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन। मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ फोर्स, और बहुत सही, ऐसे बहुत सारे हैं एक्सेट्रा। टेंसर क्या है, कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल आपके हो जाएंगे थोड़ा, दो ही कुछ गिने चुने हैं, याद रखिएगा। स्ट्रेस, और क्या हो जाएगा, स्ट्रेन, और क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं, बस हमको इतना ही याद रखना है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो क्या हो जाएगा स्केलर, मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा वेक्टर, मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन है वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है तो क्या हो जाएगा टेंसर। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ आपको बेसिक बताते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स से, जिसमें जो सबसे पहला बेसिक है वो है, बहुत से बच्चों को पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट, पहली बात ये किस पे अप्लाई होगा? ये अप्लाई होगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री। अगर किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा तो इस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी हाँ राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। अब अगर हम बात करें, जैसे मान लेते हैं ये एंगल है हमारा थीटा, तो एंगल के सामने वाले साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो एंगल से सटा होता है उसको बोलते हैं बेस, और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ये क्या हो जाएगा आपका? बेस। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनस इक्वल्स टू अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपका होता है पाइथागोरस थ्योरम। 90% बच्चों को पहले से ही पता होगा, जिसको नहीं पता वो आप जान सकते हैं। सेकंड बेसिक आपको क्या याद रखना है बेटा कि जैसे आपको क्या याद रखना है कि ये हमारा कोई सर्कल है। क्या बेटा? सर्कल। अब कोई पार्टिकल मान लेते हैं यहां से ए पे था और ये घूम के कहां चला गया? बी पे। इस रास्ते से गया ए से बी पे, और इसने कितना एंगल घूमा? एंगल घूमा आपका थीटा। कितना एंगल घूमा बेटा? थीटा। तो ये जो जितना लेंथ ये चला इसे बोलते हैं आर्क लेंथ। क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे आर्क लेंथ। क्या बोलेंगे? आर्क लेंथ। इसको डिनोट करते हैं एल से। और ये बेटा हमारा क्या है? रेडियस है। ये क्या है? रेडियस। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एंगल इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? एल बाई आर। थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एल बाई आर। अब अगर हम यहां से बात करें तो एल बराबर क्या हो जाएगा? आर थीटा। एल बराबर क्या हो जाएगा? आर। आपको ये हमेशा एल ही निकालना पड़ेगा। क्या निकालना है? एल। तो जब भी आपको एल निकालना हो तो रेडियस में एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आर्क लेंथ निकल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि ये जो थीटा रहता है ये किसमें पुट करते हैं? रेडियन में। ये थीटा किसमें पुट करते हैं? रेडियन में। अभी फिर बच्चों को डाउट आ गया, सर ये रेडियन क्या होता है? क्या होता है ये रेडियन? चलिए आइए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताता हूँ कि ये रेडियन क्या होता है। तो हमने क्या सीखा बेटा? थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? एल बाई आर। तो एल बराबर क्या हो जाएगा? आर थीटा। और ये थीटा किसमें पुट करना है? थीटा पुट करना है रेडियन में। जैसे एग्जांपल में बात करूं, जैसे एंगल दिया है अगर आपका डिग्री में, एंगल किसमें दिया है बेटा? डिग्री में। तो इसको अगर पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका एंगल जो कन्वर्ट हो जाएगा वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। एग्जांपल में पहला बात करता हूं, जैसे आपको 30 डिग्री दिया है तो इसमें पाई अपॉन 180 से कर देंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? 30 30 हो जाएगा 6। तो ये आपका हो जाएगा पाई बाई 6 रेडियन। जैसे अगर मैं बात कर सेकंड एग्जांपल की, अगर 45 डिग्री की बात करता हूं ये हो जाएगा 45 इंटू पाई बाई 180। ये हो जाएगा पाई बाई 4 रेडियन। क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 रेडियन। कहने का मतलब ये है कि जहां पे अगर एंगल आपको 30 डिग्री दिया है तो आप पुट करेंगे पाई बाई 6। अगर आपको एंगल 45 डिग्री दिया है तो आप वहां पुट करेंगे पाई बाई 4। अगर आपको जो एंगल दिया है 60 डिग्री तो इसे आप पुट करेंगे 60 इंटू पाई अपॉन 180। ये कितना हो जाएगा? पाई बाई 3 रेडियन। इसका मतलब जहां पे आपको 60 डिग्री एंगल दिया होगा तो वहां पे आपको पाई बाई 3 पुट करना होगा। और एग्जांपल की बात करूं, अगर आपको 90 डिग्री दिया होगा तो क्या पुट करेंगे? 90 इंटू पाई अपॉन 180। ये हो जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। तो ये आपका इतना बेसिक था। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट चलने से पहले आपको ये इतना बेसिक आएगा तो तभी आप हायर लेवल में बढ़ पाएंगे। इतना बात क्लियर है बच्चों?
आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पे। अब जो अगला हमारा बेटा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। टॉपिक का नाम क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। टॉपिक का नाम क्या है बेटा? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्टेंस एंड क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? जैसे कोई पार्टिकल आपका हमारा यहाँ पे है, तो पार्टिकल जहां पे इनिशियली होता है उस पोजीशन को क्या बोलते हैं? इनिशियल पोजीशन। जैसे मान लेते पार्टिकल हमारा गया यहाँ से यहाँ, यहाँ फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो ये हमारा पोजीशन हमारा ए था, बी, सी, डी, ए और एफ। तो जो हमारा एफ है, ये एफ क्या हो जाएगा? इस एफ को बोलेंगे, इस एफ को बोलेंगे फाइनल पोजीशन। क्या बोलेंगे? फाइनल पोजीशन। और पार्टिकल जहां इनिशियली था उसको क्या बोलेंगे? इनिशियल पोजीशन। क्या बोलेंगे? इनिशियल पोजीशन। तो डिस्टेंस क्या होता है? जब भी बात करें डिस्टेंस की, किसकी बात करें? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ। सिंपल एक लाइन में डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ। डिस्टेंस जब भी आपसे पूछा जाएगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल लेंथ। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल लेंथ हो जाएगा। मतलब पार्टिकल जिस जिस रास्ते से गया है, पार्टिकल जिस जिस रास्ते से गया है सब जोड़ दो, सीधा जोड़ दो, वही हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। जब भी आपसे डिस्टेंस पूछेगा तो टोटल लेंथ। जैसे इस फिगर में बात करें तो एग्जांपल के तौर पे हो जाएगा आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस। लेकिन अगर आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट, क्या पूछे बेटा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 2 पॉइंट देखना है। जब भी आपसे पूछेगा डिस्प्लेसमेंट तो आपको हमेशा 2 पॉइंट पे गौर करना है। सबसे पहला पॉइंट इनिशियल पोजीशन और सबसे दूसरा पॉइंट क्या है? फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को सीधा मिला दो, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को सीधा मिला दो। ये जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा ये हमारा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट लेंथ। क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट लेंथ। ये डायरेक्ट आपका हो जाएगा ए एफ। क्या हो जाएगा? AF। और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एरो लगाएंगे। एरो क्यों लगाएंगे बेटा? क्योंकि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और जब भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसके ऊपर क्या लगाएंगे? एरो लगाएंगे। क्या यहां तक बात क्लियर हुई? एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं। डिस्टेंस पूछेगा तो टोटल लेंथ सीधा जोड़ दो। डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, जो लेंथ मिलेगी वो उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसके डेफिनेशन एंड डिफरेंसेस के बारे में। फर्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है बेटा? डिस्टेंस। एंड इधर क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन देखते हैं। तो डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द टोटल लेंथ ट्रेवल्ड by the body, the total length traveled by the body कहाँ से? from initial position to final position, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का जो टोटल लेंथ है वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये हो जाएगा द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन and final position is known as displacement।
इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंसेस की बात करें तो ये क्या है, ये बेटा स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है ये कौन सी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये कौन सी क्वांटिटी है, ये अपनी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर नेक्स्ट डिफरेंसेस की बात करें तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन जो आपका डिस्प्लेसमेंट है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। एग्जांपल, जैसे मान लीजिए पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस पे ही मूव कर रहा है। जर्नी यहां से स्टार्ट हुई, जर्नी कहां से स्टार्ट होती है, ओरिजिन से। जर्नी स्टार्ट होती है ओरिजिन से। अब मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ पे ए पे है, ये 5 मीटर है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, +5। लेकिन अगर मान लेते हैं फाइनली अगर पार्टिकल बी पे रुक गया जो कि यहाँ पे है -6 पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, -6। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, +6, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, -6। अब मान लेते हैं पार्टिकल ऐसे गया, फिर ऐसे यहीं पे आ गया, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 + 5 10, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो डिस्टेंस आपका प्लस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, जो आपका डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। शायद बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर बात करें तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट हो जाएगी मीटर। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। इसकी भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, मीटर। अब आपको एक पॉइंट नोट याद रखना है, आपको एक पॉइंट नोट रखना है, याद रखना है, नोट में क्या याद रखना है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल if the particle moves on a straight line in unidirectional motion। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूँ तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बराबर। अभी भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बराबर। लेकिन क्या अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हुआ, नहीं। क्यों, क्योंकि मैं पहले मेरा मोशन का डायरेक्शन ये था, बाद में ये हो गया, तो डायरेक्शन चेंज हो गया। लेकिन मैंने लिखवाया है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे कब, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, इक्वल कब, इफ द पार्टिकल मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इन यूनिडायरेक्शनल मोशन। यूनिडायरेक्शनल मतलब अगर सिंगल डायरेक्शन में होगा तब हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। क्या बात समझ में आया, क्या बात समझ में आया। चलिए तो आज तो यही तक रह देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के अच्छे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।